हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तेगवंश को बहुत गुस्सा आता है। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। उसके डैड फोन पर बात करते हुए वापस अपनी स्टडी में चले जाते हैं। वंश उनसे मिलने आता है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे नहीं कर सकते। शादी तो तुम्हें करनी होगी, उसके डैड ने कहा। क्या मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं? समझो, तुम बाप हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूँगा। राजवीर ने कहा, अपना अच्छा बुरा मैं देख सकता हूँ, आपको जरूरत नहीं है। वो बहुत गुस्से में था। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूँ, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। शादी तो करनी होगी बेटा। उसके डैड भी गुस्से में खड़े हो गए थे। उससे शादी करके मैं अपनी आज़ादी की कुर्बानी हरगिज नहीं देने वाला। वंश ने कहा, तो ठीक है, अगर शादी नहीं करनी तो निकल जाओ इस घर से अभी। इसी वक्त राजवीर कहने लगा, आपने हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी की है। जो आप चाहते हैं मैंने वही किया, मगर अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा। तुमने हमेशा जिद की है, हमेशा अपनी मर्जी की है। दोनों बाप बेटा ही काफी गुस्से में थे। मैं सिर्फ तुम्हारी गलतियों को ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओ, अच्छी जिंदगी जियो। ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ, कहते हुए तेजवंश स्टडी से बाहर निकल जाता है। वो गुस्से से हॉल से बाहर निकलने लगता है। बेटा प्लीज मेरी बात सुन लो, उसकी मॉम कहती है। प्लीज इस वक्त नहीं, फिर बात करूंगा मैं आपसे, कहता हुआ वो बाहर निकल जाता है। नीता को अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आता है। मालूम नहीं उस गंवार लड़की में क्या दिखाई दिया जो अपने बेटे से उसकी शादी करना चाहता है। मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। वो काफी गुस्से में थी। उसे अपने बेटे का घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा था। घर में जो हो रहा था वो गीत से छुपा नहीं था। वो भी अपने कमरे में बहुत उदास बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकल अपने बेटे से उसकी शादी क्यों करना चाहते हैं। वंश बीच के किनारे पहुंच गया था। वहां रात में कोई नहीं था। उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और अपने डैड की कही बातें सोच रहा था। वहां समंदर के किनारे खड़ा सोच रहा था, तभी उसके फोन पर कॉल आती है। वो कॉल उसके दोस्त अविनाश की थी। मैं कल आ रहा हूँ, वो कहता है। ठीक है, क्या हुआ? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। जानते हो, आज तक मैं वही किया जो उन्होंने कहा। किस स्कूल में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, जैसे उन्होंने मुझसे कहा मैंने वैसे ही किया। जब कहा बिजनेस ज्वाइन कर लो, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। फिर भी उन्हें चैन नहीं है। कहते हैं कि मैं मनमर्जियां करता हूँ। अच्छा, फिर से अंकल के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है? अविनाश ने कहा, ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला वो कैसे कर सकते हैं? तो फिर शादी का मसला? अविनाश ने कहा, तुम खुद ही बताओ, मैं ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ जिसे मैं जानता ही नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शादी से भागकर मेरे पास आ रहे हो, क्या ये ठीक होगा? ऐसा करना भी बहुत गलत होगा। मैं जहाँ से भाग नहीं सकता, मगर मैं क्या करूँ? मैं ऐसे कैसे फैसला मान लूँ? मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अंकल कभी गलत नहीं होते, तुम मान जाओ उनकी बात। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात ठीक लगती है, वंश कहता है। वो फोन काट देता है और वापस घर आता है। वो अपनी गाड़ी खड़ी करता हुआ हॉल में आता है। उसकी मॉम अभी वहीं थी। बेटा क्या हुआ? वो पूछती है, मगर वो सीधा अपने डैड के ऑफिस में चला जाता है। वो अभी तक वहीं थे, कोई ऑफिस का काम कर रहे थे। डैड, मुझे मंजूर है आपका फैसला, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। पता था मुझे मेरा बेटा मान जाएगा। क्या आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं शादी के लिए क्यों तैयार हुआ? नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है मेरे इस फैसले को लेकर। मतलब आपने कहा ये सही फैसला किया मैंने। वो अपने डैड के चेहरे की तरफ देखता हुआ कहता है, मैं चाहता हूँ शादी जल्द से जल्द हो जाए। अगर आप चाहें मैं तो कल ही शादी कर सकता हूँ। उसके डैड बहुत हैरान हो जाते हैं। चलो, वो दोनों स्टडी से बाहर आते हैं। वहीं पर वो अपनी वाइफ नीता को भी बुला लेते हैं और साथ में अपनी बेटी सोना और गीत को भी वहीं आने को कहते हैं। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को राजवीर उन सबको हॉल में क्यों बुला रहे हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। राजवीर ने सभी के चेहरों की तरफ देखते हुए कहा। वो काफी खुश नजर आ रहा था। वंश और गीत, इन दोनों की शादी के बारे में बात करनी है, मैंने इसीलिए बुलाया। क्या सचमुच डैड? सोना खुश होकर कहती हैं। मगर देखो, नीता ने बीच में टोका। मॉम, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, उसने अपनी मॉम से कहा। गीत काफी हैरानी से वंश की तरफ देख रही है, क्योंकि सुबह तक तो वो उसे घर छोड़ने को कह रहा था,
पैसों का लालची कह रहा था, आज वो उसे अचानक शादी के लिए तैयार है। वो सभी की बातें सुनती रही, उसने अपने मुंह से किसी से कुछ भी नहीं कहा। नीता फिर से वंश से कहती है, तुम अच्छे से सोच लो बेटा, बाद में मत पछताना। तुम चुप रहो नीता। राजवीर नीता पर गुस्सा होने लगा, मगर सोना बहुत खुश है अपने भाई की शादी की बात से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ऐसे कैसे? नीता ने राजवीर से कहा। मेरे बेटे की शादी 2 दिन में कैसे हो सकती है? अंकल, मुझे कुछ कहना है। हाँ गीत बेटा, कहो। शादी बिल्कुल सादगी से होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उदास हो जाती है, क्योंकि अभी उसकी माँ की मौत को थोड़े ही दिन हुए थे। ठीक है बेटा, राजवीर के बोलने से पहले ही नीता कहने लगी, इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी बहुत धूम धड़ाके से होगी। नहीं, गीत ठीक कह रही है, शादी सादगी से होगी। एक बार इनकी कोर्ट मैरिज कर देते हैं, बाद में बहुत बड़ी पार्टी देंगे। नहीं, शादी इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए। नीता अभी भी बात करने को तैयार नहीं थी। इसकी मॉम की मौत को भी थोड़े दिन हुए हैं, हमें शादी सादगी से ही करनी होगी। अब ये इस लड़की की कौन सी चाल है? सादगी से शादी क्यों करना चाहती है? वंश गीत की बात पर सोच रहा था। तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। राजवीर वहां से उठकर अपने कमरे में जाता है और थोड़ी ही देर में वापस आ जाता है। उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो बॉक्स को खोलते हैं, उसमें बेहद खूबसूरत कंगन थे। नीता उन कंगनों को देख रही है। ये तो माँ जी के कंगन हैं। हाँ, मेरी माँ के गहने हैं। नीता, तुम गीत को कंगन पहना दो। उस बॉक्स में एक रिंग भी थी। वो रिंग वंश को देते हैं। वंश, गीत को रिंग पहना दो। नीता वो कंगन नहीं पकड़ती। लाओ पापा, ये कंगन मैं पहना देती हूँ भाभी को। सोना अपने पापा के हाथ से वो कंगन पकड़ लेती है और गीत के हाथ में पहनाती है। भाभी, आपके हाथों पर ये बहुत अच्छे लग रही हैं। फिर राजवीर वंश को एक रिंग देते हैं। ये रिंग तुम्हारी दादी की है, उन्होंने अपनी तुम्हारी बीवी के लिए रखी थी। वंश उठकर गीत के पास आकर बैठ जाता है। गीत नजर झुकाए बैठी है। वो उसका हाथ पकड़ता है और रिंग गीत को पहना देता है। वो गीत के चेहरे की तरफ ही देख रहा था, मगर गीत की नजरें झुकी हुई थीं। क्या समझती हो अपने आप को? मुझसे शादी करके इस खानदान की बहू बनोगी, ऐश की लाइफ गुजारोगी। भूल जाओ इन सबको। अगर तुमने खुद ये रिश्ता न तोड़ा तो मेरा नाम तेगवंश नहीं है। तुम डैड से खुद कहोगी तुम्हें तलाक चाहिए। तेगवंश गीत की तरफ देखता हुआ सोच रहा था। अचानक वंश की नज़र गीत के होठों पर चली जाती है। उसके होठों के नीचे का काला तिल। अचानक से वो उसे देखने लगता है। उसकी आंखों के रंग अचानक से बदल गए थे। जैसे वो उसे देखता, अपने दिमाग में क्या सोच रहा था भूल जाता है। भाई, सिर्फ 2 दिन की बात है, गीत भाभी आपकी हो जाएगी। आप तो ऐसे देख रहे हैं कि अपनी नज़र ही नहीं हटा रहे। सोना की आवाज़ से वंश को होश आता है। वंश ने हंसकर अपनी बहन की तरफ देखा। वो मुस्कुराने लगा। गीत उठकर पहले अपने अंकल के पैर छूती है, फिर नीता के, मगर नीता दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। भाभी, मेरे भी गले लग जाओ। सोना अपनी व्हीलचेयर पर बैठे उसे कहती है। गीत उठकर सोना के भी गले लग जाती है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत रात हो चुकी है, अब सब सो जाओ। तेगवंश वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं। वंश, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। मॉम, प्लीज, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, हम फिर बात करेंगे। वो नीति की बात पर इग्नोर करता ऊपर चला जाता है। सोना बहुत खुश है, गीत भाई के साथ बहुत अच्छी लगेगी। वो खुश होकर कहती है, तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत रात हो गई है। नीता उससे कहती है। वो अपनी व्हीलचेयर का बटन दबाती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। गीत कमरे में जाकर बैठी थी। वंश उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो रहा था। वो सोफे पर बैठी सोच रही थी। उसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। वो जाकर खोलती है तो सामने वंश खड़ा था। मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोर्ट मैरिज के लिए डैड ने कहा है। ठीक है, मैं देती हूँ। वो कमरे के अंदर जाने लगती है और अपने सूटकेस खोलती है। वंश उसके पीछे ही आ जाता है। वो जब अपने डॉक्यूमेंट्स निकालकर टर्न होने लगती है तो एकदम उसे पीछे देखकर थोड़ी घबरा जाती है। वो वंश को अपने डॉक्यूमेंट्स देती है। तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, कल मेरे साथ चलना, हम खिंचवा लेंगे। मेरे पास हैं। वो अपनी फोटोग्राफ्स निकाल कर देती है। जो भी हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, गीत कहती है। वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। जब वो वापस अपने कमरे में जाता है तो उसकी मॉम वहीं थी। कहाँ गए थे तुम? वो देखती है कि उसके हाथ में जीत के डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ थे। उसके कमरे से आ रहे हो? एक बार फिर सोच लो तुम इस शादी के बारे में। मॉम,
प्लीज अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, आप जाओ यहाँ से। नीता कमरे से बाहर चली जाती है। वंश कमरे का दरवाजा लॉक कर लेता है। मॉम, आपको क्या पता क्या होने वाला है? वो गीत की पासपोर्ट साइज फोटो हाथ में लेकर पकड़े हुए उसे देख रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? गीत कंग। वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है। पछताओगी तुम एक दिन कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, और मेरे डैड तुमसे ज्यादा पछताएंगे। क्या चाहिए तुम्हें शादी के बाद? मगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी तो मैं इज्जत भी नहीं करता। जब तुम यहीं घर पर पड़ी रहोगी ऐसे ही, तुम्हें तब पता चलेगा कि तुमने कहाँ पंगा लिया है। वंश अपने आप से बातें कर रहा था, मगर वो ये भूल गया था कि जब वो गीत के चेहरे की तरफ देखता है तो उसकी आंखों के रंग बदल जाते हैं।